बच्चों, एक बात कहा गया है कि परिंदे रुक मत, तुझ में जान बाकी है। मंजिल दूर है, बहुत उड़ान बाकी है। आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया, अगर लक्ष्य पर तेरा ध्यान बाकी है। हाँ तो बच्चों, अब देखेंगे दूसरा प्रश्न का पहला प्रश्न। आप दूसरे प्रश्न का जो हेडिंग है उसको पढ़ेंगे अपनी बुक में, तो उसमें लिखा है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात बहुपद के रूप में द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करें। इस प्रश्न को हल करके केवल द्विघात समीकरण के रूप में छोड़ देना है। बच्चों देखिए, इस प्रश्न को हल करते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम लोग इसको डायग्राम को बना करके और समझेंगे। बच्चों डायग्राम देखिए, यहां पर हो गया एक आयत। इस आयत में बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ये आयताकार भूखंड हो गया। जो इसका क्षेत्रफल है, यह कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है इसमें कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। बच्चों देखिए, ये आयत में ये लंबाई होता है और ये चौड़ाई होता है, आप तो जानते हैं। तो क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। जो लंबाई है चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है। बच्चों ध्यान दीजिए, ये प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि चौड़ाई को हम लोग x मानेंगे तो लंबाई होगा इसके दुगना से एक अधिक। अगर चौड़ाई को y मानेंगे तो ये हो जाएगा दोगुना से एक अधिक। आपसे हम एक प्रश्न पूछते हैं, अगर चौड़ाई 4 रहे तो बताइए लंबाई कितना होगा? तो आपका जवाब होगा कि दुगुना से एक अधिक कह रहा है, तो इसके दुगुना से एक अधिक अर्थात 4 दुना का 8 1 9, इसका आंसर 9 होगा। चौड़ाई 4 रहे तो लंबाई 9 होगा। तो जस्ट ऐसे ही यहाँ देखिए, हम लोग चौड़ाई को x मानेंगे तो लंबाई हो जाएगा 2x प्लस 1। लिखेंगे माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, तब प्रश्न से लंबाई कितना हो जाएगा? दोगुना से एक अधिक, इतना मीटर। अब देखिए लिखेंगे सूत्र से। सूत्र होता है, आप पढ़े होंगे 8 क्लास में 7 क्लास में, कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहां पर हम लोग उसी सूत्र को याद करेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। और आयत का क्षेत्रफल जो है दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, बराबर लंबाई जो है x मीटर है। लंबाई नहीं, चौड़ाई x मीटर है, लंबाई है 2x प्लस 1। तो लंबाई को लिखेंगे 2x प्लस 1 और चौड़ाई x है तो x। तो 528 बराबर x से दोनों में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस x एकम x। इसको हल करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x, आइए प्लस में है तो इधर में आएगा तो माइनस में हो जाएगा 528। यहां बचेगा बराबर में 0। लिख देंगे हर प्रश्न की तरह कि यह लिख देंगे कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ऐसे ही इसको हल करेंगे। चलिए इसको लिख लीजिए। बच्चों ये प्रश्न दूसरा का दूसरा प्रश्न है, जो कि कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। सबसे पहले आप प्रश्न को बहुत अच्छे से समझेंगे तब यह समझ में आएगा। ये बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें
पूर्णांकों को ज्ञात करना है। बच्चों आप ध्यान दीजिए, क्रमागत कह रहा है, क्रमागत के मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू। यहां बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अर्थात देखिए जब हम किसी भी काउंटिंग को लिखते हैं, गिनती को लिखते हैं, 1 2 3 4, देखिए बच्चों ये सब क्रमागत है, ये सब क्रमागत है। लिखते हैं 11 12 13 14, ये सब क्रमागत है ना, यानी कि लगातार है। तो बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, देखिए पूर्णांक होता है माइनस में प्लस में, लेकिन कैसा पूर्णांक बोल रहा है, धनात्मक यानी कि प्लस में। बोल रहा है कि इसमें से कोई भी ऐसा दो अंक लीजिए, इसमें से कोई भी ऐसा दो अंक लीजिए, क्या हम इसको लें, इसको लें या इसको लें, या और भी अंक है, किसको लिया जाए, कि उसको गुणा करने पर कितना प्राप्त हो, 306 प्राप्त हो। और दोनों लगातार होना चाहिए, दोनों लगातार, और दोनों को गुणा करने पर 306 आना चाहिए। बताइए वो कौन सा अंक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, हम लोग इसको प्रश्न हल करके समझेंगे कि इसमें कौन कौन से अंक होना चाहिए जो दोनों लगातार हो और गुणा करने पर 306 आता हो। लिखेंगे कि माना कि पहला क्रमागत या पहला पूर्णांक बराबर x, तब दूसरा क्रमागत पूर्णांक। अब देखिए बच्चों दूसरा पूर्णांक क्या होगा, पहला यदि मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि 11 12 13 14 15, ये सब जितना है सब क्रमागत है। 11 के बाद 12 कैसे आया है आप जानते होंगे, 11 में प्लस 1 करने पर 12 आया है, 12 में प्लस 1 करने पर 13 आया है, 13 में प्लस 1 करने पर 14 आया है। यानी कि क्रमागत तब बनता है जब एक दिया हो दूसरा लाना हो तो उसमें +1 करना होगा। पहला x हो तो दूसरा होगा x+1, जब दूसरे में +1 करेंगे तो क्रमागत बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला x मान लिए तो दूसरा क्रमांक बोल रहा है तो ये हो जाएगा x+1। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्रश्न बनता है ये कि यहाँ पर +1 क्यों किए हैं, तो यह क्रमागत है इसलिए +1 किया गया है। अगर प्रश्न में ऐसा होता कि दो क्रमागत धनात्मक सम पूर्णांकों का गुणनफल, जब सम पूर्णांक कहता तो आप जानते हैं सम संख्याओं में कितना का डिफरेंट होता है, तो 2 का होता है। जब सम संख्या कहेगा तो हम लोग इसमें क्रमांक करने के लिए 2 को प्लस करेंगे। ठीक है, जैसा संख्या हो उसके अनुसार। अब देखिए यहाँ पर पहला संख्या को मान लिया गया x, पहला पूर्णांक x हो गया, दूसरा पूर्णांक हो गया x+1। लिखेंगे प्रश्न अब यहां बोल रहा है कि दोनों पूर्णांक को जो क्रमागत है उसको गुणा करने पर 306 आ रहा है। लिखेंगे दोनों का गुणनफल 306 है। तो दोनों का गुणनफल यानी कि पहला का x और दूसरा x+1, दोनों को गुणा कर लेंगे, गुणा के रूप में लिख देंगे, बराबर में 306। अब यहां पर दोनों को गुणा कर लीजिए तो x में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा x², x में 1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा x एकम x बराबर 306। तो ये हो गया x² प्लस x, ये हो गया माइनस में 306 बराबर में 0। लिख देंगे यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, इस तरह से इस प्रश्न को हल किए, इसको भी आप लिख लीजिए। हाँ तो बच्चों अब हम लोग हल करेंगे दूसरे का तीसरे प्रश्न को। तो इस दूसरे के तीसरे प्रश्न में बोल रहा है कि रोहन की मां, सबसे पहले आप इस प्रश्न को समझ लीजिए, इसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप हल कर सकते हैं। देखिए चलते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनके आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि किसका आयु ज्ञात करना है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। और ये भी ध्यान दीजिए, कह रहा है कि रोहन है, 2 लोग हैं, एक लोग है, एक का नाम है रोहन और एक इनकी मां है। और बोल रहा है कि रोहन जितने वर्ष के हैं ना उससे उनकी मां जो है 26 वर्ष बड़ी है। अगर रोहन होंगे 5 वर्ष के तो उनकी मां कितने वर्ष की हो जाएंगी, 31 वर्ष की हो जाएंगी।
अगर रोहन होंगे 4 वर्ष के तो उनकी माँ कितने वर्ष की हो जाएंगी? 30 वर्ष की। अगर रोहन होंगे, रोहन को मान लेंगे x वर्ष है, तो ये कितने वर्ष यहाँ पर दर्शाया जाएगा? x + 26। तो बच्चों यही करना है, हमको रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो मानेंगे, माना कि रोहन का वर्तमान आयु x है, माना कि रोहन का वर्तमान उम्र x वर्ष है। ये ऐसा हो गया। अब देखिए, जब रोहन का उम्र हो गया x वर्ष तो उनकी माँ का उम्र कितना शो करेगा? x + 26, क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है कि जो रोहन की माँ है, जो रोहन की मम्मी है, उनसे 26 वर्ष बड़ी हैं, यानी कि रोहन का उम्र हो गया x वर्ष, रोहन की माँ की उम्र हो जाएगा, लिखेंगे रोहन का माँ का उम्र x + 26 वर्ष, ये इतने वर्ष के हो जाएंगी उनकी माँ। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या होगा कि रोहन का उम्र तो x वर्ष हम लोग मान लिए हैं, तो उसी के अनुसार रोहन की माँ का उम्र हो गया x + 26, जो कि प्रश्न में बोल रहा है कि 26 वर्ष बड़ी है। अब बोल रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल, जब उनकी आयु को गुणा कर रहे हैं, कब गुणा कर रहे हैं? अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। बच्चों एक बात बताइए, मान लीजिए कि आज हम 24 वर्ष के हैं, तो 3 वर्ष बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे? तो 3 वर्ष बाद कहेंगे तो उसमें 3 जोड़ देना है, यानी कि 24 3 27 वर्ष के हो जाएंगे। मान लीजिए कि आप आज होंगे 15 वर्ष की, तो 3 वर्ष बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे? तो 15 3 18 वर्ष के हो जाएंगे। यानी कि इसमें मेन चीज ध्यान देने वाला ये है कि जब हम बोल रहे हैं कि 3 वर्ष बाद, यानी कि बाद कहने पर उसमें ऐड करना होगा। यानी कि देखिए, अब बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि इसका मतलब होता है 3 वर्ष बाद। ठीक है, तो देखिए प्रश्न से जब दोनों का उम्र हो गया तो बोल रहा है कि दोनों का 3 वर्ष बाद करके और गुणा करने पर 360 हो रहा है। लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद दोनों का गुणनफल, ये हो रहा है 360। अब देखिए 3 वर्ष बाद बोल रहा है ना, यानी कि इसमें ये x वर्ष के हैं, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x + 3। ये 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x + 26 है ना, पहले से x + 26 है, इसमें हम 3 वर्ष बाद कर देंगे, यानी कि 3 जोड़ लेंगे, फिर दोनों का गुणनफल 360 हो रहा है। जब इतना आप समझ गए हैं तो अब आगे देखिए, x + 3, ये तो अब सोल्यूशन है, कोई भी यहां से आगे हल कर देगा। x 26 और 3 हो जाएगा ये 29 बराबर में 360। अब यहां से गुणा करना होगा, x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? ये x², x में 29 में गुणा होगा। ध्यान दीजिए, हम x से दोनों में गुणा कर रहे हैं बारी बारी से, पहले x में गुणा किए, x², x में 29 में गुणा किए 29x, 3 में x में गुणा करेंगे 3x, और 29 में x में गुणा करेंगे तो 9 × 27 के साथ हासिल 2, 3 दूना का 6 और 2 8 बराबर में 360। x² प्लस 29x और 3x दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 29 3 32, आप प्लस में 87। इसको इधर में लाएंगे, इक्वल के इधर में लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 360, इधर में तो 0 बचेगा। ये हो गया आपका x², 32x आप प्लस, देखिए अब यहाँ देखिए ये तो माइनस में ना हो जाएगा जी, जब बड़े का चिन्ह तो माइनस में है, छोटे का चिन्ह प्लस में है, तो 360 में से आप 87 घटाएंगे तो ये तो आएगा 273, आप बड़ा का चिन्ह तो हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा ये 273 बराबर में 0। अब देखिए तो क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? द्विघात समीकरण होने का क्या नियम है? ये नियम है कि x² + bx + c बराबर 0 के रूप का होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। समझे बच्चों? आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाँ तो बच्चों देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन जो है दूसरा का चौथा प्रश्न, और इस प्रश्न में ये बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी, बच्चों इस प्रश्न को पहले ध्यान से समझ लीजिए, और हम यकीन करते हैं कि यदि आप समझ गए ना तो फिर दोबारा इसको यदि रिवीजन करना हो या खुद से बनाना हो या एग्जाम में हल करना हो, आपको खुद से हल करने से कोई नहीं रुक पाएगा यदि आप अच्छे से समझ लिए तो। इसीलिए आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि जो प्रश्न हम ये हल कर रहे हैं ये प्रश्न जो है आपको आगे भी मिलेगा। इसीलिए यदि आप ये समझ आते हैं तो आगे आने वाले प्रश्न को बिना बताए हुए आप हमसे पहले ही हल करके रेडी कर देंगे। तो बच्चों देखिए, अब हल करते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। देखिए एक रेलगाड़ी है, वो कितना दूरी चलती है? तो 480 किलोमीटर की दूरी, इतना दूरी चलती है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक। किस चाल से? एक समान चाल से, इसका कोई चाल नहीं है, फिक्स चाल नहीं है, किसी न किसी चाल से चल रही है, ठीक। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगता। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। बच्चों प्रश्न को समझिए क्या कर रहा है। देखिए रेलगाड़ी है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये ट्रेन चल रही है, यहाँ से ट्रेन चल रही है, कितना दूरी तय कर रही है? तो ये दूरी तय कर रही है 480 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी तय करती है, ठीक है, समान चाल से करती है, ठीक है। इसकी चाल इतना कम करते हैं। यदि मान लीजिए कि ये एक समान चाल से इतना दूरी तय कर रही है, अगर मान लीजिए कि इसके चाल को हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि सेम वही डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस है। यदि इसका जो स्पीड है, इस स्पीड को हम कम कर दें, जितना पहले था ना उससे हम 8 कम कर दें। पता नहीं पहले चाल कितना था और डिस्टेंस था 480 की, और उसी डिस्टेंस को इस स्पीड से तय कर रही थी। इसका स्पीड मालूम नहीं है बच्चों, तो इसको तय करने में जो भी समय लग रहा था। लेकिन अब बोल रहा है कि यदि मान लीजिए कि इसके चाल को हम कम करते हैं, इसके चाल को जितना चाल है उसको कम करते हैं, कितना कम करते हैं? तो 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। ये 3 घंटा अधिक समय ले रहा है पहुंचने में, 3 घंटा अधिक समय ये ले रहा है पहुंचने में। तो समझिए कि इसका जो चाल है वो कितना होगा। बच्चों आप फिर से इस प्रश्न को देखिए, इस डायग्राम के पढ़ने के बाद इसको देखिए। एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है, समान चाल से। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती, यदि इसकी चाल जो है 8 किमी प्रति घंटा कम होती, कम माने माइनस किया गया है, कम होती, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो उसी दूरी को, जो दूरी तय कर रहा है ना, जितना समय लाया था, जितना टाइम में पूरा किया था, उस टाइम से ना ये 3 घंटा अधिक कर रहा है, 3 घंटा अधिक समय ले रहा है। तो बताइए कि इसका जो स्पीड है वो कितना है। तो मानेंगे बच्चों, माना कि देखिए एक चीज और ध्यान देना चाहिए। इससे प्रश्न के लास्ट में क्या पूछ रहा है? तो प्रश्न के लास्ट में पूछ रहा है कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो मानेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है, ठीक है। हमने चाल को कितना मान लिया? x मान लिया। अच्छा बच्चों दूरी कितना दिया गया है? दूरी कितना दिया गया है? 480 किलोमीटर लिख देंगे यहाँ पर। इसका जो डिस्टेंस है, दूरी दिया गया है 480 किलोमीटर। अब यहाँ पर बात समझने वाला ये है कि जब इसका चाल x दिया गया है और दूरी है 480, तो सूत्र से समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे में चाल, यानी कि दूरी जो है आपका 480 है और चाल हो गया x, यानी कि समय जो है इतना घंटा लगेगा, इतना आवर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, ठीक है। अब यहां से देखिए, यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती है, अब यहां से कह रहा है यदि हम इसके चाल को 8 किमी प्रति घंटा कम कर देते हैं, चाल पहले x है, अब 8 किमी प्रति घंटा कम करेंगे, लिखेंगे नया चाल कितना हो जाएगा? पहले चाल था x, अब उसमें से हम 8 किमी प्रति घंटा कम कर देंगे, उसका नया चाल हो जाएगा x माइनस 8 किमी प्रति घंटा। और डिस्टेंस, दूरी वही है, उसी दूरी को तय करना है, दूरी वही है। तो देखिए नया चाल इतना हो गया, दूरी वही है, तो इसका नया समय कितना आ जाएगा? तो नया समय बराबर
दूरी बटे में नया चाल। तो दूरी जो है 480 है और नया चाल कितना है तो x - 8 है, इतना घंटा। ठीक है, अब यहां से देखिए, मान लीजिए यहां पर ना एक बात समझने वाला है कि पहले जो था रेलगाड़ी का समय, यहां पर समय इतना आया है 480 बटे में x आवर, और यहाँ नया समय आया है 480 बटे में x - 8, इतना आवर। अब देखिए दोनों समय में कौन सा समय अधिक है कौन सा समय कम है, हम कंपेयर करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर कि प्रश्न से ये जो है एक समय है, पहले वाला समय है, अब नया समय यहां पर आया है, न्यू टाइम। ये जो ऑल टाइम है और न्यू टाइम है, दोनों टाइम में कौन सा टाइम जो है अधिक लग रहा है, किसमें? तो देखिए यहां पर क्या है कि चाल जो है कम किया गया है, इसमें चाल कम नहीं किए हैं। एक बात समझिएगा, जब कोई साइकिल है, साइकिल जिस स्पीड से चल रहा है, एक साइकिल जिस स्पीड से चल रहा है वो घर पहुंच जा रहा है। मान लीजिए कि उस साइकिल का स्पीड जितना भी हो घर पहुंच जा रहा है उस स्पीड से, यदि हम उस स्पीड को हम कम कर देंगे, जब स्पीड को कम करेंगे तो घर पहुंचने में उसको अधिक समय लगेगा। बात को फिर से समझिए, साइकिल चल रहा है तेजी से तो जल्दी पहुंच जा रहा है, आज साइकिल को हम थोड़ा सा और स्लो कर देंगे, उसको धीरे धीरे चलाएंगे तो घर पहुंचने में तो टाइम लगेगा ही। तो वही बात है बच्चों कि जब हम इसके चाल को कम कर देंगे, साइकिल की चाल को कम कर देंगे तो घर पहुंचने में देर लगेगा, यानी कि देर के मतलब कि समय अधिक लगेगा। इसका समय अधिक लग रहा है, कितना? 3 घंटे अधिक समय लग रहा है, किसके अपेक्षा? इस पुराने समय की अपेक्षा। इसका समय अधिक है, 3 घंटा अधिक है, तो हम इस समय में 3 जोड़ देंगे तभी ना ये इक्वल होगा। थोड़ा सा समझिएगा, समझिए कि इसका समय 3 घंटा अधिक हो गया होगा, ये 3 घंटा अधिक है, 15 है तो ये 12 है, तो इसमें हम 3 जोड़ेंगे तब ना दोनों इक्वेशन ये इक्वल कहलाएगा। 12 3 15 15 इक्वल होगा। तो हमको किसी तरह से इक्वेशन को इक्वल करना है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि इसका समय 3 घंटे अधिक लग रहा है, इसीलिए हम पुराने समय में 3 जोड़ देंगे। अब देखिए इस समय में दिया हुआ है कितना समय, तो 480 बटे में x प्लस में 3 बराबर नया समय। देखिए तो नया समय जो है 480 बटे में x - 8, इतना आ गया। ठीक है बच्चों, हम यहां से आगे हल करेंगे। सबसे पहले इतना बनाए हुए प्रश्न को हल कर लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए इसको। हाँ तो देखिए बच्चों, अब हम लोग इसको हल करते हैं, जिसको हम यहाँ पर छोड़ दिए थे हल करने के लिए। आप यहाँ से हल कर सकते हैं, बट हम हल कर दे रहे हैं ताकि आपको कहीं समस्या होगा तो इसमें से समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, सबसे पहले इसको हम ऊपर में लिखते हैं। ये है 480 बटे में x प्लस में 3, ये है 480 बटे में x - 8। देखिए तो ये हो जाएगा आपको, यहां ध्यान दीजिए, जब ये बटे में है तो इसको भी हम बटे में कर लेंगे, अर्थात 3 है तो इसको 3 बटे में 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस 3 है तो क्या हो जाएगा 3 बटे में 1। अब दोनों का बटे का जोड़ करेंगे, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो x के एक के एलसीएम आपका x, एक का एलसीएम x हो जाएगा। इसको हल करेंगे, आपको याद होगा बट्टे का जोड़ कैसे बनता है। ठीक है, ये हो जाएगा 3x बराबर, और इसको जैसे है वैसे ही नीचे लिख देंगे 480 बटे में x - 8। इसको आगे हल करना होगा तो यहां से पहले क्रॉस गुना कर लीजिए, तिर्यक गुना करने पर लिख देंगे यहां पर कि तिर्यक गुना करने पर, जब इसको तिर्यक गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 480 प्लस 3x, आइए x - 8, x में गुणा करेंगे तो 480x हो जाएगा। अब इन दोनों को गुणा करना होगा, देखिए कैसे गुणा करते हैं। 480 में x में गुणा होगा तो ये हो गया 480x, 480 में x में गुणा होगा तो 480x, 480 में 8 में गुणा होगा, देखिए 8 0 0, 8 अठाई 64 का 4 हासिल 6, 8 चौके 32 और 6 38 हो जाएगा, यानी कि इसमें 8 में गुणा करने पर 3840। फिर 3x में x में गुणा करेंगे तो ये हो गया 3x स्क्वायर, 3x में 8 में गुणा करेंगे 3 से 8 में 3 8 24 x, 3 8 24 x हो जाएगा बराबर में 480x।
ये हो गया 480 एक्स माइनस 3840 प्लस 3x स्क्वायर माइनस में 24x। इसको भी इधर मिला दीजिए, बराबर के इधर मिलाइए तो ये माइनस में हो जाएगा ना 480x। इधर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। जब ये बराबर की उधर से इधर में आ गया तो माइनस में हो गया और 0। अब यहां से आप ध्यान दीजिए, इसमें से कोई कटने वाला है क्या? हाँ है, 480x प्लस में है और यहाँ पर 480x माइनस में है। जब प्लस में माइनस में है तो कट जाएगा, ये क्या बचेगा 3x स्क्वायर। पहले लिखेंगे स्क्वायर वाले को तो 3x स्क्वायर, फिर लिखेंगे इसको माइनस में 24x, फिर लिखेंगे इसको माइनस में 3840 बराबर में 0। समझ में आया हीरो? तो देखिए इतना आ गया तो इसको देखेंगे कि क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। लिखेंगे कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। और चलते चलते हम आपको एक बात और कह देंगे कि बच्चों अब इसके बाद जो 4.2 का अगला वीडियो आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ट्रिक के साथ हम बहुत कुछ बताएंगे। समझिए कि आप उसमें कुछ नया ही सीखेंगे और वो वीडियो आपको जल्द ही आएगा। ठीक है, इसको लिख लेंगे आप और लिखने के बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। और जो सुपर साइंस कोचिंग चैनल नाम है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और तभी हम आगे जो वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, थैंक्स।